આજે લિસ્ટિંગ થતું દેખાયું છે. સોના કોમસ્ટારનું એના મેનેજમેન્ટ જોડાઈ ચૂક્યા છે. કંપનીના એમડી અને સાથે જ ગ્રુપ સીईओ विवेक सिंह जोड़ाई चुक्या है अपनी साथ आगे बातचीत करने માટે. हाय सर, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए. वेरी गुड मॉर्निंग. सबसे पहले ग्रोथ टारगेट्स किस तरीके से वर्कआउट हो रहे हैं और कौन से एरियाज हैं जो इमीडिएटली आप यहाँ से ग्रोथ के लिए टैप करने के बारे में सोच रहे हैं FY22 के लिए, उसी से शुरुआत करें. पहली बात तो धन्यवाद हम लोग को बुलाने के लिए. हाँ, लिस्टिंग काफ़ी बड़ा पड़ाव होता है किसी भी कंपनी के लिए. तो ग्रोथ आपको पता है, फ्यूचर गाइडेंस हम लोग नहीं दे सकते, बट अगर आप पिछला साल देखें हमारा, तो पिछले साल हम 28% से ग्रो किए थे, और सेकंड हाफ देखें ऑफ द लास्ट ईयर हम लोग 70% से ग्रो किए थे. तो इस तरह की अगर ग्रोथ रेट है तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब तो कोविड का तांडव भी कम हो गया है, तो ग्रोथ रेट सशक्त रहेगी, मजबूत रहेगी. अग्रीड सर. अच्छा, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट के ऊपर मैं आपका एक आउटलुक चाह रही थी, क्योंकि नियरली 14% का आपका टोटल रेवेन्यू में से कंट्रीब्यूशन वहीं से आता है. FY22 के लिए क्या यहाँ से कुछ चेंजेस हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं? किस तरीके से ये टर्न आउट होगा? कुछ डिटेल्ड प्लान अगर लेआउट आप मेरे साथ शेयर कर पाएं. जी, बहुत ही रेलेवेंट बहुत ही उम्दा सवाल है. एक्चुअली अगर आप अंडरलाइंग इंडस्ट्री को देखें तो उसकी संरचना ऐसी है कि व्हीकल स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा पहुंच चुकी है कि अब 5 से 10% ही ग्रो कर सकता है साल पर साल. इसका जो एक सेगमेंट है इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला, वही है जो 36% ईयर ऑन ईयर ग्रो करेगा अगले 5 साल तक. तो बहुत ज़रूरी है कि सही इंडस्ट्री में होना और उस इंडस्ट्री के अंदर उसके सही हिस्से में होना. तो हम लोग इस अलाइनमेंट पे 5 साल से काम कर रहे थे, और आपने जैसे कहा 14% हमारी रेवेन्यू आती है इलेक्ट्रिक व्हीकल से. अब ये हर साल बढ़ती ही रहेगी. और दूसरी बात जो आपने कही, भारत सरकार ने बहुत उम्दा कदम उठाए हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए. अब हमारी बारी है, एंटरप्रेन्योर्स की बारी है, और अब कंज्यूमर्स की बारी है कि इसको हम देखें कि खाली कॉस्ट ऑफ व्हीकल, कॉस्ट ऑफ ओनरशिप पे ना चले. इन्वायरमेंटल कॉन्शियसनेस भी एक चीज होती है. जितना प्रदूषण हमारे शहरों में है, हमारा फर्ज बनता है कि हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा दें. मुझे लगता है कि ये जो नहीं कहते इंग्लिश में व्हेन नॉट इफ, तो ये इफ वाला सवाल अब नहीं रह गया, व्हेन वाला है. मुझे लगता है कि अगले 2 सालों में बहुत ही तेज इलेक्ट्रिक व्हीकल की ग्रोथ हो जाएगी. इंडिया में भी हम लोग उसके लिए रेडी हैं. इंडियन कंपनी होने के बावजूद हमारे अधिकतर इलेक्ट्रिक व्हीकल कस्टमर्स यूएस, चाइना, यूरोप में हैं. तो हम भी चाहते हैं कि इंडियन कस्टमर्स को और सर्विस करें. अभी 3 ही कस्टमर हैं. ईश्वर कृपा रही तो 10-12 और जोड़ेंगे. अग्रीड सर. अच्छा, क्योंकि हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ से R&D के ऊपर आपका खर्चा ज़्यादा होता होगा. एक्सपेंसेस की ट्रेजेक्ट्री किस तरीके से यहाँ से बाइफिकेट हो रही है? आप ये डिटेल मुझे दे पाएँ, कितना खर्चा ओवरऑल सेल्स का कितना परसेंटेज होता है? एक डिटेल अगर आप मुझे दे पाएँ. जी, बहुत अच्छा सवाल है ये. एक्चुअली पिछले साल हमारा सबसे ज़्यादा R&D स्पेंड था, शायद 6.5% के आसपास. बट अगर पिछले 3 साल का एवरेज देखेंगे तो 3.5% के आसपास रहता है रेवेन्यू का R&D पे. उतना रहेगा मीडियम टर्म में हर साल. कभी-कभी कोई प्रोजेक्ट ज़्यादा तेजी पकड़ लेता है तो ज़्यादा खर्चा होता है. ईवी के ऊपर आपको पता है इलेक्ट्रिक व्हीकल में रोज ही नई-नई टेक्नोलॉजी ऑफरिंग्स आ रही हैं. तो टू इंश्योर कि हम 3 साल बाद भी रेलेवेंट रहें, खर्चा आज करना पड़ता है. तो 3.5 आपके दर्शक मान सकते हैं कि ऑन एन एवरेज मीडियम टर्म में रहेगा हर साल. ओके, अग्रीड सर. और चूंकि हम लोग ये पूरा एक्सपेंस स्ट्रक्चर की डिस्कशन कर रहे हैं, मार्जिन्स के फ्रंट पे मैं क्या एक्सपेक्ट करूँ FY22 ऑनवर्ड्स? किस तरीके से मेंटेन होंगे? आप टारगेट क्या लेकर चल रहे हैं? जी, सो मैं 6 साल से इस कंपनी से जुड़ा हुआ हूँ. इन 6 साल में हमारा मार्जिन 26 से 29 के बीच में ही रहा है. जब जब कमोडिटी प्राइसेस वगैरह बढ़ती हैं तो 26-27 की तरफ जाता है, और जब कमोडिटी प्राइसेस वीक हो जाती हैं तो 29 की तरफ चला जाता है. बट कोई बहुत बड़ी रेंज नहीं है. हमारा मार्जिन हमेशा इसी में रहता है, और आगे जाते हुए भी मुझे
कोई शक नहीं है कि हमारा मार्जिन ऐसे ही रहेगा 27 से 29 की रेंज में। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल था, सॉरी आई फॉरगॉट द सेकंड पार्ट। हाँ, कौन से ऐसे फैक्टर है जो आपके मार्जिन हमारी जो टेक्नोलॉजी है हमारी खुद है। अगर आप इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को देखें तो अधिकतर लोग जो बिल्ड टू प्रिंट कहा जाता है कि कस्टमर आपको डिज़ाइन देता है और आप उसके हिसाब से अपना प्रोडक्ट बनाते हैं। हम लोग अपना प्रोडक्ट खुद डिज़ाइन करते हैं, खुद बनाते हैं। इसकी वजह से हमें मटेरियल कितना है, क्या डिज़ाइन बेस्ट फिट टू फंक्शन है, इसमें बहुत ज़्यादा खुला हाथ है। इसकी वजह से वी कैन मेक द प्रोडक्ट लाइटर while being हायर परफॉर्मिंग। और आपको पता है अगर मटेरियल कम यूज हो और प्रोडक्ट लाइटर हो तो कस्टमर को भी अच्छा लगता है। तो हमारा कॉस्ट भी कम है और कस्टमर भी खुश है। तो ये सबसे बड़ा कारण है।